आधुनिक आधुनिक विश्व के इतिहास के अंतर्गत आज हम इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अठारहवीं शताब्दी में स्पेन, ऑस्ट्रिया और फ्रांस की कूटनीतिक स्पर्धा के कारण इटली छोटे छोटे अनेक राज्यों में विभक्त था। इन राज्यों के विभिन्न राजवंश यूरोपीय कूटनीति द्वारा स्थापित हुए थे। वे विदेशी थे और उनका इटली के प्रति कोई भावनात्मक लगाव भी नहीं था। फ्रांस की क्रांति का इटली पर भी प्रभाव पड़ा था। राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने से इतालवी विचारकों एवं बुद्धिजीवियों को इटली के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करने की प्रेरणा मिली। नेपोलियन ने उत्तरी इटली को संगठित करके एक समान प्रशासनिक व्यवस्था, विधि और कर प्रणाली दी थी। इस एकीकृत व्यवस्था ने भी राष्ट्रीयता की भावना को बलवती बना दिया। किंतु 1815 में जो वियना कांग्रेस ने इटली के साथ अनुचित एवं प्रतिक्रियावादी व्यवहार किया और क्रांति पूर्व के राज्यों और राजवंशों को पुनः स्थापित कर दिया गया। लोम्बार्डी और वेनेशिया को ऑस्ट्रिया के अधीन कर दिया गया। मध्य इटली में प्रतिक्रियावादी पोप की सत्ता स्थापित कर दी गई। कहने का मतलब है कि इटली को पुनः विभाजित कर एक प्रकार से राष्ट्रीयता को अवरुद्ध करने का प्रयास किया गया। इसी समय इटली में राष्ट्रीय विचारों की बयार बह रही थी। सभी राज्यों में स्वतंत्रता की मांग की जा रही थी, लेकिन ऑस्ट्रिया के दखल के कारण राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्र रूप से नहीं चलाया जा रहा था। इसलिए राष्ट्रवादी लोगों ने अनेक गुप्त संस्थाएं स्थापित की, जिनमें कार्बोनारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह संस्था गुप्त रूप से कार्य करती थी और इसका मुख्यालय नेपल्स था। 1831 में यंग इटली नामक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी संस्था की स्थापना की। शीघ्र ही इस संस्था ने कार्बोनारी का स्थान ले लिया, क्योंकि इस संगठन के उद्देश्य अपेक्षाकृत अधिक निश्चित थे। उसका नेतृत्व अधिक गतिशील था। इसी समय इटली के राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी। विचारकों में गणतंत्रवादी मेजेनी प्रमुख थे। इसके अलावा भी कारदुसी, फास्कोलो, एल्फराई जैसे लेखकों ने राष्ट्रीय आंदोलन को अपनी वैचारिक शक्ति के द्वारा गहन, व्यापक और लोकप्रिय बनाया। यह वैचारिक आंदोलन इटली के इतिहास में रिसर्जिमेंटो अर्थात पुनर्जीवन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इटली के राष्ट्रीय एकीकरण में अनेक बाधाएं थी, जिनसे राष्ट्रवादियों को जूझना पड़ा। अगर हम ये प्रमुख बाधाओं की, कठिनाइयों की अगर चर्चा करें तो उसमें पहली है कि एक तो सदियों से अनेक राज्यों में विभाजित रहने से इटली के लोगों में प्रांतीयता की भावना ने जड़ें जमा ली थी। दूसरा, इटली के राज्यों के शासक विदेशी राजवंशों से संबंधित थे, इसलिए उनमें राष्ट्रीय आकांक्षाओं से कोई सहानुभूति नहीं थी। इसके विपरीत एकीकरण से तो उन्हें अपनी निरंकुश सत्ता छिन जाने का भय था। इटली के एकीकरण में एक बड़ी रुकावट पोप का राज्य भी था, क्योंकि पोप के साथ छेड़छाड़ का अर्थ था कि पूरे यूरोप की कैथोलिक जनता को नाराज कर देना। और सबसे बड़ी जो बाधा थी इटली के एकीकरण में वो था ऑस्ट्रिया। लोम्बार्डी तथा वेनेशिया पर तो उसका सीधा शासन था ही, साथ ही कई छोटे छोटे राज्यों में भी उसके राजवंश के शासक सत्तासीन थे।
और इन सब से ऊपर ऑस्ट्रिया राष्ट्रीयता, उदारवाद, परिवर्तन का कट्टर शत्रु था और इटली को विभाजित और अपने प्रभाव में रखना चाहता था। अगर हम अब इटली के एकीकरण के इतिहास में देखें तो 1848 से 52 की अवधि ने एक प्रकार से एकीकरण की स्पष्ट दिशा तय कर दी थी। एक तो 1848 की जो क्रांति हुई थी, विफल क्रांति, उसने सार्डिनिया को एकीकरण में नेतृत्व के लिए उपयुक्त ठहराया। दूसरी घटना घटी इस दौरान कि 1849 में विक्टर एमेनुअल द्वितीय पिडमांट के राजा बना, जिसने न केवल 1848 के संविधान को बनाए रखा बल्कि वह उदार राजा और समझदार राजनीतिज्ञ था और इटली के एकीकरण के प्रति ईमानदार था। और एक और घटना घटी कि 1852 में काबूर का पिडमांट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बनना, क्योंकि काबूर की यथार्थवादी योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी इटली के एकीकरण में। काबूर जानता था कि इटली के एकीकरण में सार्डिनिया ही सफल नेतृत्व कर सकता है, किंतु वह यह भी जानता था कि मुख्य बाधा ऑस्ट्रिया है और सार्डिनिया अकेले अपने दम पर ऑस्ट्रिया से नहीं निपट सकता। इसलिए ऑस्ट्रिया को इटली से अगर खदेड़ना है तो उसके लिए किसी विदेशी शक्ति का सहयोग आवश्यक होगा। इसलिए क्रीमिया युद्ध में उसने रूस के विरुद्ध फ्रांस व इंग्लैंड की सैनिक सहायता की, जिससे उसे मित्र राष्ट्रों की सहानुभूति मिली और पेरिस शांति सम्मेलन में सार्डिनिया के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया, जहां पर उसने इटली पर ऑस्ट्रिया के अन्याय की ओर ध्यान खींचा और एक प्रकार से इटली का प्रश्न यूरोप की समस्या या प्रश्न बन गया था। और नेपोलियन तृतीय भी काबूर से प्रभावित हुआ और उसने यहाँ तक पूछा कि मैं इटली के लिए क्या कर सकता हूँ। इसलिए ये कहा भी जाता है, ये जो उनकी सहानुभूति थी नेपोलियन तृतीय की, जो मित्र था, वो बहुत जल्दी काम भी आई। और ये कहा जाता है कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली का जन्म हुआ। इसके बाद नेपोलियन तृतीय और काबूर का फ्रांस के प्लोम्बियर्स नामक स्थान पर 1858 में गुप्त समझौता हुआ, जिसमें नेपोलियन ने सार्डिनिया को 2 लाख सैनिकों की मदद का वचन दिया, जिसका क्रियान्वयन सार्डिनिया ऑस्ट्रिया युद्ध में होना था और बदले में फ्रांस को नीस व सेवाएं मिलने थे। किंतु इसमें यह भी तय किया कि ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया युद्ध में ऑस्ट्रिया आक्रमणकारी लगना चाहिए, और ऐसा ही हुआ योजना के तहत। और अप्रैल 1859 में युद्ध शुरू हुआ और शुरुआत भी ऑस्ट्रिया ने की। सार्डिनिया और फ्रांस की संयुक्त सेनाओं ने महत्वपूर्ण लड़ाइयों को जीतते हुए लोम्बार्डी को मुक्त करा लिया, लेकिन तभी अचानक नेपोलियन विलफ्रैंका की संधि ऑस्ट्रिया के साथ करके युद्ध से अलग हो गया और इससे काबूर की जो एकीकरण की योजना थी उस पर तुषारपात हो गया। इसे विलफ्रैंका का विश्वासघात भी कहा जाता है। बाद में ज्यूरिख की संधि से इस शांति संधि की पुष्टि कर दी गई और शांति संधि में लोम्बार्डी सार्डिनिया को मिला, जबकि वेनेशिया ऑस्ट्रिया के ही नियंत्रण में रहा। क्योंकि ऑस्ट्रिया इसके अलावा जो है मध्य इटली के राज्यों जैसे परमा, टस्कनी, मोडेना में शासकों को पुनः स्थापित किया गया, क्योंकि ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया युद्ध के समय जो है इन राज्यों की जनता ने अपने शासकों को उखाड़ फेंका था। नेपोलियन ने, लेकिन एक सवाल उठता है कि नेपोलियन ने बीच में युद्ध क्यों बंद कर दिया, क्योंकि पहले समझौता होने के बावजूद।
तो इसके कारण ये बताए जाते हैं कि वह पिडमोंट की शक्ति सीमित रखना चाहता था, क्योंकि उसे लगा कि भाई शक्तिशाली जो इटली है वो फ्रांस के हितों के विपरीत होगा। और दूसरा कारण ये है कि उसे प्रशा के हस्तक्षेप का भी भय था। ऑस्ट्रिया सार्डिनिया युद्ध के समय समस्त इटली में राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हो गया। यहाँ के राज्यों की जनता, जो मध्य इटली की बात करें हम, तो यहाँ के राज्यों की जनता ने भी अपने शासकों के विरुद्ध विद्रोह करके उनको उखाड़ फेंका, और इन सभी राज्यों की जनता ने पिडमांट के साथ मिलने की घोषणा कर दी। और इंग्लैंड भी इनका समर्थन कर रहा था, जनमत का और जनाधिकारों का। तो जनवरी 1860 में काउर ने नेपोलियन को जनमत संग्रह, मध्य इटली में जनमत संग्रह के लिए मनाया और नीस और सेवाएं का लालच दिया। जनमत संग्रह करवाया गया। जनमत संग्रह के द्वारा मध्य इटली के जो राज्य थे, जैसे परमा, मोडेना, टस्कनी, रोमाग्ना, बोलाग्ना, ये सार्डिनिया पिडमोंट में मिल गए, और नीस और सेवाई की जनता ने फ्रांस के साथ मिलने का मत दिया और उन पर फ्रांस का अधिकार हो गया। तो उत्तर का पहले हो गया था और मध्य इटली का ये, तो उत्तर और मध्य इटली का एकीकरण पूरा हो चुका था। अब बचा दक्षिण इटली। तो नेपाल, सिसिली, वेनेशिया, रोम इटली में शामिल होने शेष थे। नेपल्स और सिसिली की जनता पर ऑस्ट्रिया सार्डिनिया युद्ध तथा मध्य इटली के जन विद्रोह का काफ़ी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा काउर के जो है गुप्त समर्थन से नेशनल सोसाइटी भी यहाँ राष्ट्रीय भावना को तेजी से उभार रही थी। शासकों के प्रति जनता में असंतोष था। 1860 में सिसिली में जनता ने विद्रोह कर दिया और गैरिबाल्डी से विद्रोहियों ने प्रार्थना की कि वह इस विद्रोह का नेतृत्व करे। उसने विक्टर एमेनुअल के नाम पर विद्रोह का नेतृत्व स्वीकार कर लिया और 1000 लाल कुर्ती स्वयंसेवकों के साथ सिसिली पहुंच गया। इंग्लैंड के जहाजी वेडो ने भी इन स्वयंसेवकों को सिसिली पहुंचाने में मदद की और अंत में जो है गैरिबाल्डी ने सिसिली पर अधिकार कर लिया। इससे प्रोत्साहित होकर नेपल्स की जनता ने भी विद्रोह कर दिया और गैरिबाल्डी ने अपने स्वयंसेवकों के साथ अगस्त 1860 में नेपल्स में भी हस्तक्षेप किया। इस प्रकार नेपल्स पे भी गैरिबाल्डी का अधिकार हो गया। यह उसकी एक महान विजय थी। लेकिन इन विजयों के बाद भी अब गैरिबाल्डी पोप के राज्य पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन काउर को अब चिंता हुई कि अगर पोप के राज्य पर आक्रमण से फ्रांस नाराज होकर हस्तक्षेप कर सकता है, और दूसरा उसको लगा कि दक्षिणी इटली में गैरिबाल्डी कहीं गणतंत्र की स्थापना न कर दे। इसलिए काबूर ने नेपोलियन को विश्वास में लेकर पोप के राज्य पर अधिकार कर लिया। अब दोनों सिसिलियों व पोप से जीते गए प्रदेशों में जनमत संग्रह करवाया गया, तो इन प्रदेशों की जनता ने भी उत्तरी इटली के राज्य में मिलने का निर्णय लिया। तो वेनेशिया व रोम को छोड़ के एक प्रकार से संपूर्ण इटली का एकीकरण हो गया। और फरवरी 1861 में सार्डिनिया की राजधानी तुरीन में इटली के राज्य की और विक्टर एमेनुअल को इस नवगठित राष्ट्र का सम्राट घोषित किया गया। तो अब वेनेशिया और रोम को इटली में किस तरह मिलाया गया? तो 1866 में जो ऑस्ट्रिया प्रशा युद्ध में इटली की सेना ने प्रशा का साथ दिया और विजय उपरांत उसे ऑस्ट्रिया से वेनेशिया प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से 1870 में जब फ्रांस प्रशा युद्ध हुआ, फ्रैंको प्रशा युद्ध हुआ, तो नेपोलियन ने अपनी सेनाओं को रोम से बुला लिया। तब इटली की सेना ने रोम पर अधिकार कर लिया, क्योंकि 1849 से ही नेपोलियन तृतीय ने फ्रांसीसी सेनाओं को रोम के जो इस पवित्र नगर के रक्षार्थ रखा हुआ था, और जनमत संग्रह से रोमवासियों में भारी बहुमत से इटली में मिलने का निर्णय लिया। इस प्रकार से जो है एक लंबे संघर्ष के बाद 1870-71 में इटली का एकीकरण संपूर्ण हुआ और
2 जून 1871 को सम्राट ने इटली की नई राजधानी रोम में प्रवेश किया।